छात्राओं, वंदे मातरम। आप लोगों को आज पाठ रंगोली गद्य खंड में पढ़ना है और उसके क्वेश्चन आंसर भी याद करना है। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं आपसे साझा कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिए, यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हम करते हैं रंगोली के पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न पहले याद करेंगे हम। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है? बिना रंग की वस्तु के संबंध में लेखक ने क्या कहा है? ठीक है, बिना रंग की वस्तु के संबंध में लेखक ने क्या कहा है? तो बच्चों, हमने पाठ पढ़ा था, उसमें लेखक ने रंगों की बात की थी। तो बिना रंग की वस्तु के संबंध में लेखक ने क्या कहा था? और वो प्रश्न का उत्तर सोचने से पहले हम भी सोचें कि बिना रंग की क्या कोई वस्तु होती है, तो शायद उत्तर मिलेगा नहीं। तो देखिए, आप पाठ में लेखक ने क्या कहा? बिना रंग की कोई भी वस्तु लेखक के मस्तिष्क में नहीं आती, आती भी है तो लगता है जैसे रंगहीन अगणित आकृतियाँ भिन्नता सूचक रंग भेद के अभाव में वाष्प पिंडों की भांति आपस में टकरा रही है। अर्थात बिना रंग की कोई भी वस्तु नहीं होती। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखिए, श्वेत रंग की वस्तुओं के दो उदाहरण दीजिए। तो पहले बच्चों खुद सोचें कि श्वेत रंग की वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती है, और जैसे हमने पाठ पढ़ा है उसके आधार पर भी आप बता सकते हैं दो नाम। तो मैं चाहूँगी कि आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं और मुझे ऑडियो आपके उत्तर के भेज देवें। काले रंग को भयप्रद क्यों कहा है? जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा, काले रंग की प्रत्येक वस्तु के कोई आकार या सुखद संवेदना न होकर विरोध और अशुभ की भयानक संवेदना होती है, इसलिए लेखक ने काले रंग को भयप्रद कहा है। आपने अपने परिवार में भी देखा होगा, कभी कोई शुभ कार्य होता है तो काले वस्त्र मत पहनो, ऐसे घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह ठीक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शीतल हरितिमा वाक्यांश का प्रयोग निबंधकार ने किस कवि के संदर्भ में किया है? तो शीतल हरितिमा वाक्यांश का प्रयोग निबंधकार ने प्रकृति और सौंदर्य के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी के संदर्भ में किया है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया। अब देखिए, हम अभी तक अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे थे जिनका उत्तर 2 लाइन 3 लाइन में होता है, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं लघुत्तरीय प्रश्न। इनका उत्तर 5 से 6 लाइनों में दिया जा सकता है और यह प्रश्न अक्सर 3 नंबर के होते हैं। ठीक है, प्रश्न देखिए, कोई भी दो चीज़ें एक सी क्यों नहीं होती? उत्तर है, कोई भी दो चीज़ें एक सी नहीं होती क्योंकि उनका रंग एक होने पर भी उनके गुण, आकार, परिणति आदि में अंतर होता है। जैसे खड़िया और बर्फ, दोनों का रंग सफ़ेद होता है लेकिन दोनों एक सी नहीं होती। खड़िया सफ़ेद होने पर भी कठोरता का आभास कराती है, जबकि बर्फ सफ़ेद होने पर भी शीतलता का आभास कराती है। रंग की साम्यता होने पर भी दोनों एक सी नहीं है, अतः यह कहा जा सकता है कि कोई भी दो चीज़ें एक सी नहीं होती। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखेंगे अब इसके अगले प्रश्न। एक रंग के साथ दूसरे रंग का मिश्रण मानव के प्रकृति से सीखा है, इसकी दृष्टि हेतु 2 उदाहरण दीजिए। अर्थात एक रंग का दूसरे रंग का मिश्रण, एक रंग में दूसरे रंग का मिश्रण मानव ने किससे सीखा है? प्रकृति से। कैसे सीखा है? तो देखिए उत्तर, एक रंग के साथ दूसरे रंग का मिश्रण मानव ने प्रकृति से सीखा है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित उदाहरण द्वारा की जा सकती है। जैसे काले रंग में पीला रंग मिलाने से नीला रंग प्राप्त होता है। बच्चों ने आपने साइंस की लैब में देखा होगा, घर में जब आप रंगोली के रंग तैयार करते हो तब देखा होगा, है ना? कृष्ण की हरे रंग की बांसुरी, होठों की ललाई और पीत वस्त्र की पीताभ के सम्मिश्रण से इंद्रधनुष की छटा छा जाती है। ठीक है, तो ये 2 उदाहरण हो गए जो मानव ने प्रकृति से रंग मिश्रण का भेद सीखा है। अब प्रश्न 3 है, लेखक ने अनुराग और लाल को समानार्थी क्यों बताया है? बहुत ही सुंदर उत्तर है बच्चों।
लेखक के अनुसार रंगों की दुनिया बड़ी विचित्र और मोहक होती है। रंगों की अद्भुत दुनिया में अमूर्त वस्तुएं भी रंगीन दिखाई देती है। अमूर्त अर्थात जो नहीं दिखाई देती, जिनका कोई आकार नहीं होता, जैसे इंद्रधनुष है, या आप आंखें बंद करके देखोगे तो आपको कई प्रकार के रंग दिखाई देते हैं। अनुराग का अर्थ है प्रेम। प्रेम को आज तक किसी ने नहीं देखा है, परंतु अनुभव अवश्य किया है और उसे लाल कहा है, इसलिए लेखक ने अनुराग और लाल को समानार्थी कहा है। तो देखिए बच्चों, जब भी कोई अच्छा कार्यक्रम या महोत्सव होता है तो विशेष करके लाल पोशाक दुल्हनें पहनती है और शुभ कार्य में भी अधिकतर लाल पहना जाता है, क्योंकि वह प्रेम का प्रतीक है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, रंग की पहचान करने से होने वाले 3 लाभ लिखिए। रंग की पहचान करने से होने वाले 3 लाभ निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं? पहला, रंगों की दुनिया बड़ी विचित्र और मनमोहक लगती है। देखिए, सभी लोगों को रंग बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है ना। दूसरा देखिए, इसकी पहचान से अमूर्त वस्तुएं भी रंगीन दिखाई देने लगती है, अर्थात जिन्हें नहीं देखा जा सकता। जैसे कि अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा प्रेम, प्रेम को अनुराग और लाल कहा है, क्योंकि उसका मूर्त रूप नहीं होता, फिर भी वह हमें लाल दिखाई देती है। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट, कवि के द्वारा रंग स्पर्श से सजीव सौंदर्य को देखने की क्षमता आ जाती है। यह क्या है? इसके लाभ है। देखिए अगला प्रश्न, रंग के बिना सब कुछ सुना है, लेखक के इस कथन का आशय क्या है? उत्तर देखिए, रंग के बिना सब कुछ सुना है, लेखक के इस कथन का आशय है कि यदि कोई एक बार रंगों की दुनिया में प्रवेश कर जाता है, अर्थात उसे रंगों की पहचान या महिमा का ज्ञान हो जाता है, तो उसे संसार विचित्र व मनमोहक लगने लगता है। सूक्ष्म व स्थूल सब में रंगों का सौंदर्य दिखाई देता है। साधारण हृदय वाला व्यक्ति भी कवि व कलाकार बन जाता है। रंग भाव विशेष के द्योतक बनकर मनुष्य को रंगों में इतना डुबो देते हैं कि वह उस आनंद में डूबता ही चला जाता है। लेखक ने ठीक ही कहा है कि रंग के बिना सब सुना है। तो यह हो गए हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न, और उसके बाद भी है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और इसके अलावा भी बच्चों हम कुछ प्रश्न और देख रहे हैं। देखिए, भाषा अध्ययन में हम देखेंगे निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए। जैसे पहला है, मेरी साड़ी तुमसे अच्छी है। यह कैसा शब्द है, वाक्य है, सॉरी कैसा वाक्य है? ये अशुद्ध है। तो हम शुद्ध क्या लिखेंगे? मेरी साड़ी तुमसे अच्छी है। यह अशुद्ध वाक्य, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से अच्छी है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? लिख लोगे ना? क्या लिखोगे? मेरी साड़ी तुमसे नहीं, तुम्हारी साड़ी से अच्छी है। ठीक है, समझ में आया? इसको लिखो कॉपी पर। देखो मैं कितनी जल्दी कौन लिख रहा है। दूसरा देखिए, हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? मैं अपने पिता का सबसे बड़ा बेटा हूँ। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच गया। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, मैंने कारीगर से एक घर को बनवाया। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? मैंने कारीगर से एक घर बनवाया। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, अब राधा मेरे यहाँ जाया आया नहीं करती। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? राधा अब मेरे यहाँ आती जाती नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया आपको? और मुझे आप इसके शुद्ध रूप लिख करके ज़रूर बताएं, है ना। देखिए, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, अक्षरशः परीक्षाओं में भी आता है और ज्ञान की दृष्टि से भी यह आपको पता होना चाहिए। देखिए प्रश्न क्या है? प्रश्न 5, राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा में अंतर लिखिए। तो उत्तर आएगा, किसी राज्य विशेष की शासकीय सेवा में जिस भाषा का प्रयोग होता है वह राजभाषा है। राजभाषा से तात्पर्य ऐसी भाषा से है जो व्यवहार की भाषा हो, जैसे तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी इत्यादि
राजभाषा हैं। एक राष्ट्र में अनेक राजभाषाएं हो सकती है। दूसरी ओर जो भाषा अन्य भाषा भाषी राज्यों के मध्य सेतु का कार्य करती है तथा सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से अपनाई जाती है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। किसी एक राष्ट्र की एक ही राष्ट्रभाषा होती है, जैसे कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हाँ ज़रूर, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो बच्चों यह समझ में आया। अब हम अगला अभ्यास कल की क्लास में पढ़ेंगे और आप मुझे यह याद करके बताइए, और आपको समझ में नहीं आया हो तो वह भी बताइए, और आया है तो भी बताइए। तो हम अब कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक वंदे मातरम, जय भारत।